हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं फिर से आ गई हूँ कोई नई रचना लेकर, जिसका नाम है त्यागपत्र। यह भी उपन्यास है जो जैनेन्द्र जी द्वारा रचित एक उपन्यास ही है। इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था और यह सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में आता है। यह जैनेन्द्र की तीसरी औपन्यासिक कृति त्यागपत्र है। इसका अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हो चुका है, प्रादेशिक भाषाओं में भी हो चुका है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इनका नाम आता है। यह उपन्यास मृणाल नामक भाग्यहीनता युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक तथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। उसका भतीजा प्रमोद उसकी पीड़ा को समझता है। वह अपने सर्व की बाजी लगाकर भी अपनी बुआ का दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, परंतु मृणाल सदैव ही उसकी कृपा को अस्वीकार कर देता है और स्वयं कभी उसके लिए जोर नहीं दे पाता, क्योंकि वह दुविधा में पड़ा रहता है। उसके हृदय में किसी कोने में दबी स्वार्थ वृत्ति भी उसे पीछे खींचती है। जीवन भर वह अपने आप को मृणाल की ओर भुलावे में रखने में सफल होता है, परंतु मृणाल की अंतिम अवस्था उसे आनंदित कर देती है और यह अपने पद जजी से त्यागपत्र देकर प्रायश्चित करता है। मृणाल का सूक्ष्म चारित्रिक प्रतिक्रियाओं, विवश इच्छाओं, दमित सौपनों और निरुदय विकारों में यह मनोवैज्ञानिक कथा अत्यंत मार्मिक बन सकी है। प्रथम पुरुष के रूप में कई यह रचना पाठक के मनोवैज्ञानिकों और भावनाओं, संवेदनाओं को आलोकित करने का समर्थ है। आकर्षण और उपयुक्त शिल्प रूप में ढली गई यह कृति जैनेन्द्र की रचनाओं की प्रमुख स्थान रखती है। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग उपन्यास को शुरू करते हैं। त्यागपत्र। सर एम दयाल जो इस प्रांत चीफ जज थे, वे जजी त्याग कर इधर कई बरस हरिद्वार से विरक्त जीवन बिता रहे थे। उन्हें स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पिछले उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपियाँ पाई गई, जिनका संक्षिप्त सार स्थिता पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी दी गई है। मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी था यहाँ दिया जाता है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही इतिहास विचरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू मर्यादा जानता हूँ, उस पर तराजू की जरूरतों को भी जानता हूँ। इसीलिए कहता हूँ, जिनके ऊपर राई रती नाप जोकर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, ये अपने जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, वह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। आज मेरा अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पाकर मुक्त नहीं आ सकता, पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी, धूल धूल कर मरी, इतना तो जानता हूँ। इतना तो उसकी भौतिकी ढासियों वर्ष पहले से जानता हूँ। फिर भी जानता हूँ कि वह शस्त्र समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद नहीं किया था? याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली वर पछा की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसे कुशल थी वैसी कोमल भी होती थी, पर नहीं, उस तो के मुँह में नहीं बढ़ाना होगा। बढ़े कि गए फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निकल कर समा जाएगी
और उनमें से निकलना भी नसीब न होगा। इतना ही हम सब ने कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासनिक कड़ाई के लाभालाभे के विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। पहले भाई तो ओवरसीयर में युक्त प्रांत इन उन जिलों में रहे। फिर एकाएक उनकी इच्छा अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक किस्म की बात हो गई। इधर वह सिलसिला अब लगभग सूख चला था। तो बड़ी बहन विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। अकेली वह छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाओं वह पूरी करते। उन पिताजी यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुकूल ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है, जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेनी ही की मन ही मन नियत उसकी रखती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मूरत पर रीझ जाते थे। खैर उस बात को छोड़ो, मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वह शहर के बड़े स्कूल में बिकी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती, अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टरनी जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुम्हें क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी का परियोग का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध सबसे अपनी बुआ की और कृष्ट हो जाता। कहती, और प्रमोद वह है नहीं। गणित के मास्टर शीला ने उसकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभोकर रख दी। शीला बड़ी नटखट है, मास्टर की एक आंख तने नहीं देखी। प्रमोद मास्टर देखते इस तरफ हैं और वह आंख किसी और ही की तरफ देखती है। पिन जो चुभे तो खूब बिगड़े। टपक कर बोले, यह किसकी शरारत है। वह खड़ी हो जाए, सब लड़कियां सहमी बैठी रही। शीला ऐसी हो गई जैसे ऊद बिला के आगे मूसी। मास्टर ने बेंत फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह मुझको बहुत बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले ही तो मुझको देखते रहे, फिर कहा, यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा, हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस हथेली पर उन्होंने 3-4 चेत मारी। मैंने समझा था कि और मारेंगे, पर जब मैं तो था उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। सच कहूँ प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी उस आँख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आँख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो ज़रूर ही देख लेना। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करोगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का करके देखूंगी, कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दूर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा, शीला क्या करती है देख मास्टर की।
वह आंखें तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनेली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं लाने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगाकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फकक फकक कर रोती रही, बोली, कुछ नहीं प्रमोद, तुझे एक रोज़ शीला के घर में ले चलूँगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता था, चिहुक पड़ती, कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ को पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने के उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्दयी, बस माँ के सामने जरा सुकुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। यह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी। यह सब कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति बड़ा ढास रहता था और मैं उसके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ और भी कहती, सिर्फ गधा कहती। वह 9वीं क्लास थी या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मेरा 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उसके प्यार के रूप बदल गया है। वह मुझे उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह अब मुझसे बातें अधिक नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वह कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उसने मेरी ओर ना देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथों में रख लेकर दाएं हाथों से मुझे धीरे से चपत लगाकर कहती, है ना प्रमोद बाबू पागल? मैंने उस समय यह अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर खटोला वाले ऊपर उड़ती हुई चिलकों को चुपचाप देख रही थी है। कभी पतंगों के पेच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक वह उछल न हो जाए आँख गाड़े रहती है, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम कांटे ही खींचती है। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहाँ खड़े होने का बोध होता तो चौकी सी एकदम कहती, अरे प्रमोद, तू कहाँ है? यहीं था। क्यों रे, अब मुझसे बोलता भी नहीं। मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उसकी बराबर बैठ जाता। वह सैनी सैनी मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का देती, कहती, देख पतंग, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती, तुझे पतंग अच्छी लगती है? मैं कहता, हाँ। तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अंग में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसे उड़ाएंगे कि खूब दूर सबसे ऊंची उड़ाएंगे पतंग। मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं। थोड़ी देर मुझे देखती रहती। वह दृष्टि अनबूझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही ना रहा हूँ। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही थी। फिर एकाएक शीतल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वह काफ़ी देर से लौटी।
माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम के उसका जी नहीं लगता था। उनसे मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज़ नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ, तुम्हें मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर? घेवर भी कोई मिठाई है? छी, देखो तुम पतंग नहीं लाए ना। प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल रे चल। प्रमोद, यहाँ क्या, कमरे में बैठना, चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों, एक बात कहती थी कि झट भूल जाती थी। उस समय उसके मन में ठहरता कुछ नहीं था, ना विचार ना अविचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ जाना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझको पकड़कर इधर से उधर खींचती रहती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ। बुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? शीला मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो, मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ? छी, देख चिड़िया कितनी उड़ रह जाती है, ऊंची उड़ जाती है। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने बोला, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है? नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूछ। मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपकाए रखी। पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मुझे अपने मुंह उसकी छाती से घोंसले की ओर दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज़ के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज़ इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुलाकर आया। उसके तीसरे रोज़ की बात है। मैं बाहर से घर की ओर आया था, देखता हूँ माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उतर नहीं बन पड़ा। चल ला, बैत तो ला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। मैं माँ से चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बैत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं नहीं पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे से उठा लाकर बैत मैंने दे दिया। इस तरह पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठी में लौटकर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिया और उसके बाद ही सरासर बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेत की पहली चोट कर तो एक चीख मुझको सुनाई ही थी, जिसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बेत तड़ातड़ पड़े रहे थे। मुझे संदेह हुआ कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह ना टल सका, ना पका ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन्न पड़ गया और वह देर मुझे असहाय हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसके ओठ नीले थे और हाथ में बेत था। वह काँप रहा था। उसका चेहरा मानो राख से पूत गया था। ऐसा लगता था माँ अगले दशा अपने को ही बेत से न उछालने लगे। मानो अपने को नहीं मार रही है तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने ही होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथों के बेत को दलान में फेंक दिया। बेत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सकपका सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहसपूर्वक उस कोठी में गया। देखता हूँ कि वहाँ बुआ ओढ़ी हुई पड़ी है। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई है और बदन का कपड़ा बेहद मार से छीना हो गया है। जगह जगह नील उभर
आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, ना रोती है ना सुखाती है, बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी है, दोनों बाहों पर माया टिका है। मुझे वह थोड़ी देर खड़ा रहना भी असहाय हो गया था। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगाकर मैं वहाँ थोड़ी रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव ना हुआ। मैं दबे पाँव लौट आया। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने बाद बुआ को विवाह हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने पिरोने, झाड़ने बहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त और उन्हें किसी बात से मतलब ना था, ना किसी की निगाह में पढ़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह अब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा ठीक दिखने लगा कि बाबूजी का भी भारी चेहरा हो गया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को अंतर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने में मुँह लटका रहते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटते फटकारती रहती है। नौकरों को तो वह बहुत ही चिटकिड़ियाँ सुननी पड़ती है। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ाकर जाने अस्फुट भाव से क्या कहती रहती है, फिर एकाएक फट पड़ती है। मैं सामने हुआ तो वह मुझ पे टूट पड़ती है। आंखें फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती। आजकल के लड़के कामचोर होए जाते हैं। अथवा कहती, कहाँ गया है वह फंसी? नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा 1 रुपया जुर्माना, ये नौकर हरामी होते हैं। ऐसी बातें हर दिन कुछ न कुछ सुन पड़ती है, पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही विवाह के दिन आते गए और विवाह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपकाए बहुत बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना? मैं यूं तो काफ़ी बड़ा हो चला था, नीरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस समय बुआ को उस अंग में चुपचाप सबक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तो उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुँह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचलकर घूंघट वाली बुआ को आंचल पकड़ लिया, कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बुआ जी ने वहीं मुझे 2-4 चपत जमा दिए, पर मैं नहीं उठा। आंचल छुड़ा के मैं बुआ के पैरों के लिपट गया। उसके पैर के बिछुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने मुझ पर पैरों पर से उठाया। घूंघट के भीतर उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। बुआ के मेरी थोड़ी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊँगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े से आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आएगी? जल्दी आऊँगी, मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी, उसका मुंह सूखा था। उसको देखकर ही वो आया कि क्यों मैं उसके गले नहीं लग जाऊं और कहूँ, माँ माँ, उसकी थोड़ी हाथ में लेकर कहूँ,
मेरी माँ। इतने में बुआ के मेरे हाथ में एक रेशम सा रुमाल थमाया और एक झपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी ना पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी, कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर विवाह की धूमधाम के बाद घर में एक का एक सोनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। विवाह के वक्त मैंने अपने बुआ फूफा को देखा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उस पर कुल ज़्यादा उम्र मालूम होता था। डील डोज में खांसे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उसका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल से आई, मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उस वस्तुओं को देखने से इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करे। जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी, वैसे अब भी बतावे कि जिस ससुराल से वह आई है वहाँ उसका क्या हाल था। चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अपनापन क्यों आज कल उसकी तबीयत में रहता है। बुआ, मैं वही प्रमोद हूँ। देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कह कर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ। जो तुम्हें दुख देता है उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज बीज नहीं देखनी। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का हाल नहीं समझाएगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सच कह देना चाहता था। मुझे चुपचाप देख उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीज़ें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखा और धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजन में पड़ गई। बोली, यह तू बोल कैसे रहा है, क्या हुआ है तुझे। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसे अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ। तू भला कैसा मानती हूँ। पराया मानती हो। यह सुनकर सत्संद भाव से वह मुझे देखती रह गई। खींचकर अपनी गोद में मुझे लिपट कर बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ मैं ही पराई हो गई हूँ तुम सब लोग के लिए। मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन बहका नहीं है। तू एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता से उस ऊपर उनके मुँह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था, तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने यह जन्म पाया क्यों है करेगा। दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परते से उसकी गोद में से उठ बैठा। कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एक तक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बता बुआ, मैं ज़रूर करूँगा। शीला के घर जाएगा। जाऊँगा। जाकर क्या करेगा। असमंजन में उसकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी और चीज़ों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, बंदूक से वो को मारा करूँगा, कभी मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है। क्यों रे, तू जानता है। जानता हूँ, भला क्या होता है। मर कर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आई, फिर चुप हो गई, फिर बोली, मैं मर जाऊँ तो तू क्या करे। मैं कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, वह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता। मैं बड़े बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कि उसके बाद मैं जी नहीं सकता, जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मरने वाला कौन है। अगले रोज़ एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया।
मैं शीला को जानता था। उसने कोई बड़े भाई है यह मैं नहीं जानता था। कागज़ उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज़ उन्हें दिया तो उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया, चूमा, गोद से लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं रोज आया करूं। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। बड़े बहादुर हो तुम। कहकर धरती से उठकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज़ अपनी बुआ को ही देना है ना? कागज़ मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो मैं पहले बुआ को ही देता। पहले कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं क्लास। 7वीं क्लास? खूब। प्रमोद जाकर कहना, मैं अभी 1 महीना यहीं हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं 1 महीना यहीं हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम यहीं नहीं भाई, मैं जो खत दिया है वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज़ मोड़कर दे दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनका लिखावटी सुंदरता देखना चाहता था। मैं उसे खोलकर देखा। उसके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसे सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा कि नहीं। खत के ऊपर का माय डियर तो मुझको इतना अच्छा लिखा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भूल गई कि प्रमोद भी उसका कोई है और इस वक्त वह पास में ही खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी। मानो सब कुछ भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन करा रहा है। हल्के हल्के चैतन्य में लौटा। मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तुम वहाँ कभी मत जाना। तुमसे जनाब लेने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लेने की ज़रूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा था। वह बोली, तू इतना असमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने बोला, मैं जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उसकी उस क्षण भर में होकर उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबूझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में बहुत होता था कि किस तरह मैं उसके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो जाए और नहीं तो उसके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम लाया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता हूँ था कि शीला के भाई कहाँ है, कि वह अभी 1 महीना यही है और कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरी नाल का खोल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसा कहा कि मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझना है कि ऐसे हालात में मरना ही होगा। कुछ भी अन्य सोचना विचारना ना होगा। उस समय उसको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद बुआ आएगी और वह उन्हें ससुराल ले
जाएगी। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाह कुछ बांधती सी जाती थी। जहाँ देखती देखती रह जाती थी, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अप्रत्याशित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हो। मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो गई थी। अपनी कोठरी में एक बिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दाव रहा था, दाबता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी ओर उसकी दृष्टि बंद गई। कुछ रुककर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा? मैं क्यों ना ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया और मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया। पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमाकर बोले, यह क्या है? बुलाने दवाई मंगाई है? दवा? हाँ, एक दवा। उसके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने कुछ आगे नहीं कहा। वह जोर जोर से कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। कागज तोड़ मोड़ कर उसके हाथों में चिट्ठी हो गया। उस कागज की चिट्ठी पर उसकी चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसा कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से वह बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख नहीं सकता हूँ। प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा? मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दाबी कागजों की गांठ को खोला और दोनों हाथों से जोर से उस छोटे से कागज के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको कुठी मुठी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मन उसी तरफ खुला नहीं। ना उन्होंने ही मुझे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास ना थी। फूफा ने सफ़र की सुख सुविधा प्रबंध कर दिया है। बुआ को तनी कष्ट ना होगा। यहाँ से जगह 300 मील की ही तो है। मोटर में जाएंगे ना बुआ तो रास्ते में एक दो जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले जगह जगह हैं। पिताजी निश्चित रहें कि फूफा हमारी बुआ जरा भी किसी तरह की तकलीफ ना होने देंगे। पिताजी कहा, अच्छा अच्छा। लेकिन फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, उन्हें तकलीफ किसी कीमत की ना होगी। पिताजी कहा, उसकी तबीयत जरा। फूफा ने बताया, यहाँ की आबो हवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। दिसंबर अक्टूबर कश्मीर में आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह भी है कि अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा गए। अगले कुछ दिन बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिल हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गया। बुआ मुझे भूलती ना थी। उन्हें खत आते थे पर वे संक्षिप्त होते थे। माँ से मालूम होता था कि बुआ अच्छी है और खत में और कुछ नहीं लिखा है। बुआ को चर्चा चलाता तो वह अधिकतर चुप हो जाते थे। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊँगा। वह दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्प लीन हो जाती और कहते, कहाँ जाएगा तू? मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से रहे, हमें क्या? विवाह के कोई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या है,
कि बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर लड़के के साथ घर चली आई है। पिताजी इस बात से अब प्रसन्न हुए, पर क्या यह प्रसन्न भी नहीं हुए? माँ ने कोई नाराज़गी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफ़ी सर्द-गर्म तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे तो पुराने दिन ही लौट आए, पर मैं देखता कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत स्थिर नहीं है। इस घड़ी खुश बोल रही है तो अगली घड़ी अंधेरे में अकेले जाकर चुप पड़ जाती है। उनका शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं है। सारी देह पीली पड़ी थी और उसको गर्म था। जी मचलाया रहता था और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर बात पे अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? पर मुझसे आने जाने की बात क्यों करता है? अपने पढ़ने लिखने की बात किया कर। कहते कहते आंखें उनके जाने कैसे हो गए आई थी और पानी काँप कर रोकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझकर कहा, तो बुआ वहाँ जाने की कभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूँगा। बस कह दिया नहीं जाने दूँगा, बुआ व्यंग से बोली, हंसी। तू रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया था? अब क्या कुछ नहीं हो सकता? उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश हो गया। बोला, क्यों कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखो फूफा कैसे ले जाते हैं। बुआ कहा, बड़े वीर बनते हो प्रमोद, पर इस बारे में बुआ से क्या कुछ पूछने को नहीं है? वह बुआ यहाँ की नहीं है, वहीं की है। अपने फूफा की चीज़ को छीनने वाले तुम कौन होते हो? मैंने उन्हीं सारी बातों के मर्म को नहीं समझ सका था, लेकिन बुआ की पानी की वेदना मुझे छुए बिना न रहती थी। मैं जान गया था कि अपनी ससुराल की याद पर उन्हें कष्ट होता है, लेकिन फिर इसमें दुविधा बाकी क्या बात है? वह जगह नहीं पसंद है तो वहाँ ना जाए बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया वैसे सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि ढो के बीच की ही ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। कहने से ही वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का ग्रंथ है। यह ग्रंथ क्या यूं टल सकता है? वह गांठ है जो बम्बी की खोल नहीं सकता। टूटे को टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कार है? और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था। इसीलिए उस समय क्षति सपूर्णी सबसे मैं बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह मुझे इसी घर में रहेगी। देखो कौन फूफा होते हैं जो ले जाए। ऐसा मन ना करो बुआ, फिक्र क्या है? यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ कष्ट ना होने देगा। बुआ को बिल्कुल मेरी बातों से ठस नहीं हुआ। यह भी मैं नहीं कर सकता। तब क्या उसके मुख पर हताश कुछ संतोष की आभा नहीं छलकी थी। हल्के हंसकर बोली, तू ऐसा वीर है प्रमोद तो मेरी नैना पार लग जाएगी। क्यों? अब यह बता, तू अपनी कक्षा में अव्वल है या नहीं? अव्वल हूँ कि फिसड़ी हूँ, लेकिन उस समय तो यह देखना चाहता हूँ कि बुआ के मन में कोई चिंता फेरा नहीं रह गया है। मैंने पूछा, तुम सच बताओ, वहाँ जाना चाहती हो या नहीं? बुआ ने कहा, सच बताओ? हाँ बिल्कुल सच बताओ। बुआ ने हंसकर कहा, क्यों सच सच बताओ? मैंने नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? बोली, अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं छिप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटकर बोली, एक बात बता, तुझे बेत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बेत? बोली, मैं एक बार तुझे
बेतों से पीटना चाहती हूँ, देखूंगी तुझे कितना अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बातें कर रही थी। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? बोली, सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा। तुझे कहती हूँ, बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना यहाँ अच्छा लगता है, ना वहाँ अच्छा लगता है। मैं अक्षरश में रह गया। बोला, क्या कहती हो बुआ? वो मारते हैं? हाँ मारते हैं। पेंचों से मारते हैं? हाँ बेतों से मारते हैं। क्यों मारते हैं? मैं खराब हूँ इसीलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर देखा नहीं गया। आवेग से भरकर मैंने अपना मुँह छाती से लगा लिया। बुआ को अपनी गोद में लेता और धीमे धीमे उनके माथे पर अपने ठोकर कहता, वह सब भूल जाओ बुआ, बुआ खराब सब भूल जाओ। यह भी जगह है, यहाँ कोई खराब नहीं है, और जहाँ कोई बेत नहीं है, हम दोनों वहीं चल के रहेंगे। यह सोचता हुआ कि बुआ की छाती में चिपका रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वल भर आया है और उन्हीं की आंखों में एक आध बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा ने कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफ़ी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अलग इस तरह बुआ बिना फूफा जी की मर्जी चली आएगी तो वह अपने घर में आश्रय ना देंगे। फूफा ने पिता के सामने अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग पर भी लगाए थे, जिनको फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया था। एक बार मैं बाबूजी के पास था, तभी बुआ वहाँ आई। आकर चुपचाप एक तरफ एक बिछे तख्त पर बैठ गई। बाबूजी ने कहा, मृणाल कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता है, मालूम होता है। मृणाल चुप। उनकी इस इतवार को अपने आने की चिट्ठी आई है। 5 रोज है। मिनी देखो, अब ऐसी गलती मत करना। वह आदमी भले हैं, उससे बात बन भी गई नहीं तो बेटा ऐसा नहीं किया करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ झगड़ होती ही है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है? यह झूठ नहीं है। मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है। उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा? कहते कहते पिताजी बानी क्षमा प्रार्थनी हो गई थी। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिताजी कहा, कहो कहो मृणाल, तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं लगता, मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ। अभी नहीं जाना चाहती हो? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही लेने आना चाहते हैं। चुप। बाबूजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद, अपना सबक देखो। मैं तुरंत नहीं उठ गया। इस पर नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो, जाओ। मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। उसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं है। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मृणाल कुछ नहीं बोली। बाबूजी कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह भी कुछ नहीं बोले। फिर कहा, मिनी सच बताओ, क्या तुम बात है? यह कहकर कुछ ठहरे। मृणाल चुप रही तो फिर टहलने लगी। एकाएक रुककर बोले, मृणाल मैं देखता हूँ तुम्हें तकलीफ है, बताएगी नहीं तो मैं कैसे जानूँगा? क्या कहूँगा? मिनी तुझे पिताजी की तो क्या याद होगी? तू नन्ही सी थी तभी पिताजी उठ गए। माँ तो मैं तूने देखी ही कब है? सबकी जगह मैं ही तेरे लिए रह गया। मुझसे ना कहोगी तो किससे कहोगी? मृणाल बेटा सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ नहीं बात है बाबूजी, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जाना नहीं चाहती हो? यह तो मैं देखता हूँ, पर भला ऐसे
कहीं होता है? और अब कब तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने कुछ खींचकर कहा। तो क्या करोगी? आप यहाँ से निकाल दोगे तो यहाँ से भी निकल जाऊंगी। बाबूजी को इस पर रोष हो गया। बोले, यहाँ निकल जाऊंगी? पिताजी मुझे नन्ही छोड़ जहाँ चले गए हैं वहीं कोई राह बता दे तो मैं वहीं जाती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने की आवाज़ मुझे अवश्य आई। दो एक बार खसकने की फिर आवाज़ आई, मानो कुछ बार बार गले से भर आता हो। 2 3 4 5 मिनट मैं प्रतीक्षा में रहा। पिताजी के तेज कदमों की धड़क, खांसी और कभी जोर से उठता हुआ उसका उपच्छवाच ही मुझे सुनाई दिया। असर मैं बाहर वहाँ से घिसक कर चला आया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ पिताजी भेजने को कहते हैं? बुआ ने डपट कर कहा, चुप रहो करो जी प्रमोद, अपने काम से काम रखा करो। मुझे उनका यह गुस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अपने अलग अलग रहा। पर संध्या समय अचानक वो मुझे अपने गले लगाकर रोने लग हो गई। बोली, तू रूठ गया प्रमोद? थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाऊं। मैं क्या जवाब देती? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए क्या प्रमोद? मुझे चुप देखकर वह बोली, अच्छा जाने दे इस बात को। वह यह बता, मैं चली गई तो तू मुझे याद करेगा? उस पर मैंने कहा, बुआ मैं तुम्हें पीछे से बहुत याद करता, मर जाऊं तो भी याद करेगा। तब मैं समझदार था। कहा, ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छी बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी तो तू आएगा? फौरन आऊँगा। कैसी भी हालत में हुई तो आएगा? हाँ आऊँगा। तू सुन, मैं कहती हूँ तू नहीं आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगी ही नहीं। कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना। मैं जैसी गई वैसी मरी। इसके बाद मैं तुम लोगों के बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। पति का घर क्या होता है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता होगा, लेकिन मेरे इस सहज भाव से मान लेने से उन्हें जैसे सद्भावना नहीं हुई। बोली, यह तो स्वर्ग ही होता है, जिसके लिए ऐसा नहीं है वह अभाग्नि है। मुझे चुप देख वह आगे बोली, जानता है स्वर्ग क्या होता है? जल्दी से अपने आप ही बोली, स्वर्ग बड़े आराम की जगह होती है, वहाँ देवता रहते हैं। अगले सवेरे उसकी अव्यवस्था बिल्कुल प्राकृतिक मालूम होती थी। उन्होंने माँ से कहा कि धोबी के कपड़ों के लिए कह दें इतवार तक आ जाए, क्योंकि फिर जाना है। 2-4 छोटी मोटी चीज़ों भी बाजार से मंगवाने के लिए कही। उन सब समय अपने सामान को ठीक सगुमाने में प्रकृति देखने लगी। इस बॉक्स का सामान उसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है। बार बार पुस्तक कोई साथ नहीं ले जाएगी। पुस्तकें अच्छी चीज़ नहीं होती, इन्हें अच्छी नहीं लगती, उनसे समय बर्बाद होती है। नहीं, इस बार ना नहीं कोई प्रकार की पुरानी किताबें बुआ को चाहिए। दोपहर तक वह इसी प्रकार प्रवृत्त दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी तो सिर में जोर से दर्द हो गया। मैंने कहा, बुआ क्या है? बोली, सिर में दर्द है, माथा दाब दूं? नहीं, बाम लगा लो। नहीं, यूडी कोलिन की पट्टी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। मालूम हुआ कि उन्हें 2-3 रोज से सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, कोई दवा डॉक्टर फक्टर नहीं। मैंने कहा, फिर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा पहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वह अकेली पड़ी रही, किसी को नहीं बुलाया। मैं कई बार बाबूजी को कहने को अघत हुआ, पर बुलाने ऐसी छिटकी दी कि मेरी हिम्मत न हुई। अब
को पेट में भी तकलीफ मालूम होती थी। दर्द रह रह कर उठता था, जैसे कोई भीतर बैठा दम ले ले कर छाती ऐंठ रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयानक हो उठती थी। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार सह गया और खबर किसी को ना दी। मैं कहने जाने की उद्धत होता था और वह अपनी कसम दिलाकर मुझे रोक देती थी। कहते कहते कह उठती थी कि तुझे मेरी मौत का ही पातक लगे जो तू किसी को कहे। मैंने कहा फिर कैसे होगा? बोली पेट का दर्द है, अपने आप साफ हो जाएगा। देख बाजार जाके जरा जपाल गोटा ले आना, याद रहेगा? जमाल गोटा। मैं अब बुआ के बारे में संचित हो गया था। पूछा यह क्या चीज़ है? यह दर्द में भी तनिक हंसकर उन्होंने कहा, तू अक्लमंद हो रहा है प्रमोद, पर वह मरने की चीज़ नहीं होती है। तू लाएगा ना? मैंने पूछा उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। जाएगा? जब जमाल गोटे के सेवन से उनकी तबीयत का हाल हुआ वह कहना व्यर्थ है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। मैंने भय के मारे कुछ नहीं कहा। आशंका हो गई कि कहा गर्भ ना जाता रहे। वह तो ना गया पर और सब कुछ हो गया। 3 रोज में उनका ऐसा मुंह निकल आया कि तरस आता था, जैसे मर कर जिया हो। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद बांधकर क्रोध हो जाती थी, क्या गुस्से में भरकर। मैंने बुआ को खूब सख्त सुक्त कहा। सुनती रही। फिर वह बोली, तू भी मुझे ही कहेगा प्रमोद, और नहीं तो किससे कहूँ? अच्छा तू ही कह दे। बुलाने कुछ ऐसी भाव से यह बात कही कि मेरा कठिन्य अपने में ही कुंठित हो रहा। मैं कतार हो आया। कहा फिर यह तुमने क्या हुआ बुआ? क्या हुआ? मैं जानता हूँ जो हुआ कि तुमने ही किया है। इस पर कुछ देर बंधी निगाह से मेरी ओर देखते रहकर बोली, सच जान प्रमोद, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। मुझे कुछ ठीक सूझता नहीं है। मैं जो कहती हूँ क्या जानती हूँ, यहाँ मुझे कोई भी तो बताने वाला नहीं है अपने मन की। मैं किससे कहूँ प्रमोद? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे में तू भी मुझे थोप देगा तो मैं क्या करूँगी? उनकी बात का मर्म मेरी कुछ समझ में ना आया, पर मेरा मन बिथा से गिर गया। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो? क्या चाहूँ? अपने तन को क्यों खोती हो? तन को खोती हूँ? मैं नहीं जानता। अच्छा बताओ, तनख्वाह क्या हो करूँ? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। कष्ट कुछ ऐसा कि केंद्रहीन, अहेतुक। मैंने कहा, देखो बुआ, तुम बाबूजी से मजबूती के साथ क्यों नहीं कह देती हो? दबना किसका? फिर मैं देख लूँगा कौन ज़बरदस्ती करता है। बुआ विचित्र भाव से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्या कह दूँ? कैसी ज़बरदस्ती? यह तू सब क्या कह रहा है प्रमोद? तू अभी कुछ नहीं जानता, तू बच्चा है। अपने को बच्चा सुनकर मुझे जोश आ गया। मैंने कहा, हाँ बच्चा हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार तुम खुलकर कह दो कि तुम नहीं जानना चाहते हो कि मैं देख लूँगा कौन फूफा है जो ले जाते हैं। तुम क्या समझती हो मैं नहीं कुछ नहीं हूँ? बुआ जाने क्यों उस समय भय से भर गई। बोली, छी भैया, ऐसी बात कहते हो? कन्या जाति अपने पिता के घर की होती है। मैं किसी निराली जन्मी हूँ। तिस पर भाई तू ही बता, मेरे पिता कहाँ हैं? वह होते। मैंने अवश भाव से मानो चिल्लाकर कहा, कौन पिता? कैसा पिता? कैसी बात करती हो बुआ? बाबूजी तुम्हारे नहीं हैं? अम्मा नहीं है? मैं नहीं हूँ? बुआ ने धीरे से कहा, कोई नहीं है। मैंने उस समय उनके कंठ से लगकर कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। कहा, तू है भैया, तू है, तू ही तो है। नहीं तो मैं यह पेट का कुकर में लिए यहाँ क्यों जी रही हूँ? इतवार को फूफा आएंगे। यह बुआ को हालत देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि इस जगह का पानी उन्हें
माफिक आया नहीं मालूम होता। देखिए ना क्या हालत हो गई है, क्या हो गया है। दस्त, 3 रोज से दस्त और के उफ। डॉक्टर कौन है? यह जगह क्या है कि डॉक्टर भी सलीके से नहीं मिल सकते। जिले का सिविल सर्जन। फूफा परेशानी में अधीर थे। बुआ की व्यवस्था पर उनकी आलोचना उनके मन की बेपत्ता और चिंता प्रकट करती थी। मेरे सामने उन्होंने बाबूजी को कहा कि ऐसी हालत में मुझे तार क्यों नहीं कर दिया गया, मैं सब बंदोबस्त कर देता। हमारे यहाँ की पानी और दूध घी कैसा है आप जानते हैं ना, मसल है घी और मर्द परछाह कैसी ही गिरी तबीयत हो वहाँ देखते देखते संभल जाती है। पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पाया और ऐसा मालूम होता है कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं की अपराध है। पिताजी ने तो एक बार कहा कि खैर हालत कमज़ोर है, कुछ दिन ठहर कर ले जाएं तो क्या बेहतर ना होगा। पर हालत कमज़ोर है तब का फूफा का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। आप ही सोचिए, ऐसी हालत में उन्हें छोड़ जाना कहाँ तक मुनासिब है। पर आप देखिए कि वहाँ पहुंचकर थोड़े दिनों में ही तबीयत हरी हो जाती है। और सच पूछिए कि छोटे मोटे रोगी का परवाह करना, उनकी परिवेश करना, 100 दिव्यांगों का एक दवा वेरीफाई करना चलन की रीति नीति हुआ करती है। आपने तो वही पुराने अकीमों है अपना कुल सील चला रखा है, वह न निभा तो फिर क्या रह गया। जरा से ये बात समझा देनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कहता ही हूँ, लेकिन आप जानिए आपकी बात का मुझसे कहीं अधिक असर होगा। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता होऊंगा, क्या नहीं समझता होऊंगा। फिर भी यह बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मालूम हो रही थी। जी में कुछ बेमतलब गुस्सा चिढ़ता आता था। जी चाह होता था कि वहीं से वहीं कोई दूसरा दुस्साहस अभिनय कर डालो। ऐसे भाव की कोई वजह न थी, पर बाबूजी कुछ दबी हुई स्थिति की झलक उनके चेहरे पर देखकर बड़ी खीब मालूम हो रही थी। पर न जाने मुझे क्या चीज़ रोक रही थी, मैं फट नहीं पड़ा। बाबूजी ने फूफा के जवाब में कहा, हाँ जी हाँ जी। सहसा फूफा मेरी ओर मुँह तापित हुए कहा, कहिए जनाब आपका इस शरीफ। ओह याद आया, प्रमोद। प्रमोद मेरा नाम है तो है, इसका किसी का मुँह क्यों कुछ मतलब है। और मैं कुछ नहीं बोला। किस दर्जे में पढ़ते हैं? इस छामी इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। फेल हो गए हो? यह खबर बुरी है। किस जमात में? मैं चुप रहा। क्यों बोलूं? नहीं बोलता। घबराओ नहीं। किस जमात में पढ़ते हो? मैं फेल होने से नहीं डरता। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, फेल होने से डरना चाहिए भाई। जो मन लगाकर शुरू से पढ़ते हैं वह आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ करते हैं, समझें। अच्छा यहाँ आओ, आओ हमारे पास आओ। मैं अपनी जगह में ही रहा, टला नहीं। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा जाओ, जवाब दो। तब से छाती निकाल कर चलता हुआ फूफा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधों की पकड़कर हिलाते हुए कहा, दर्जा 7 में पढ़ते हो या 8 में? 8 में। देखो क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा बतलाओ, इकन्नी लोगे या दुअन्नी? कहकर उन्होंने अपनी जेब से हाथ डाला। मैं अपने मन का पाप कह दूं, उस समय मेरे मन में हुआ, या मैं उल्टे ये भी उनसे इकन्नी ले, चाहे तो दुअन्नी ले ले। इन पर बड़ी बड़ी नोकली मूँछों की खींचना कैसा मालूम होगा, वह जानना चाहता हूँ। हो तो चलो इस बात की अठन्नी ही दे दूँगा। तो बंद मुट्ठियाँ सामने कर फूफा ने कहा, बोलो कौन सी लोगे? मैं देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। जल्दी बताओ, नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। मुझसे बहुत बुरा मालूम हो रहा था। मैंने कहा, आपको चाहिए तो दुश्मनी मैं आपको दे सकता हूँ। सुनकर छिपले साथ हो करके हंस पड़े। उनकी हंसी की कृत्रिमता और छेप
मुझे गर्व हुआ। मैंने कहा, मैं 8वीं दर्जे में पढ़ता हूँ और इसी इम्तिहान में अव्वल आया हूँ। फूफा इस पर फिर हंसे। हो। मुझे ऐसे मालूम हुआ कि यह मुझसे असंतुष्ट हुए और उनमें असंतोष पर जाने मुझे प्रशंसा हुई। ऐसा मालूम हुआ, पिताजी मैं बदला सकता हूँ। अगले दिन जाने की तैयारी होने लगी। मुझसे बुलाने कहा। मेरे कहा सुना सब माफ़ करना, जाने तुम लोगों के अब कब दर्शन हो। मैंने तय किया था कि बुआ के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, पर बुआ के सामने मेरी मजबूत सब टूट जाती थी। बुआ की यह बात सुनकर मेरा चित्त विलप हो आया। कुछ कहने के लिए कहा, बुआ खत लिखती रहेगी। बुआ का खत देखो। मैंने कहा, जरूर लिखना बुआ, आओ बुलाओगी तब मैं फौरन आ जाऊंगा। मैं रेल में अकेला सफ़र कर लेता हूँ। तुमको नहीं बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी। पर क्यों रे, अकेला सफ़र करके तू मुझ तक आएगा। मैं आऊँगा बुआ, मैं आऊँगा। बुलाएगी तभी सब काम छोड़ कर आऊँगा। बुआ ने हल्के से मेरे गाल पर चपत मारकर कहा, पगला। इस बार जाते समय बुआ मौके पैर छूते रोई हुई सामने खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं माने गर्वित भाव से उन्हें अपने कंठ से लगाकर कहा, मिनी मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगी। वहाँ अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना और पति को सुखी रखना मिनी। माँ ने गद कंठ से भीती के आशीर्वचन कहे। बुआ मस्तक झुकाकर मानव सब झेलती रही। पतिव्रता रहने, पूतों फलने, बड़ भागनी होने आदि के आशीर्वाद उन्होंने ऐसे प्रसाद भाव से लिए कि मानो उनके नीचे वह गड़कर मर भी जाए तो धन्य हो जाए। नहीं तो पिताजी के सामने बुआ फुट कर रोने लगी। पिताजी ने फट रुमाल निकालकर चेहरे का बार पोछा। निरर्थक भाव से जल्दी कहा, क्या है कुछ नहीं, रो मत। टुक रोते हैं। और कहते अघात वह बुआ के सामने से दूर चले गए और साथ जाने वाली गहरी पोटली, बॉक्स, बिस्तर गिनने और बतलाने और उठवाने में लग गए। ऐसे कि बस बहुत ही काम है, हमें क्या फुर्सत रखी है। मैंने किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्यों कुछ उत्पात नहीं किए डाल रहा हूँ। मेरे मन में हो रहा था कि कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं है। इससे उसके किसी न किसी से टफकार लेने को जी होता है। बुआ उफ, वह जाए तो जाए, मेरे उनसे कुछ मतलब नहीं है। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अकेला सब कुछ निपट लूँगा। हाँ, अकेला। मुझसे मत बोलो, कोई मत बोलो। मैं नहीं याद करूँगा बुआ को। यह क्यों चली जा रही है, मेरे रहते क्यों चली जा रही है। और यह फूफा कौन बला है कि ले जाएंगे। ले जाएं तो ले जाएं। अरे टले तो। एक अहेतुक आस मुझे दबे हुए था। वह ना रोने देता था और ना कुछ कहने देता था। नतीजा यह हुआ कि मैं बुआ की विदा समय देखती एकाएक इतना छल्ला आया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में अपने आप को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था। तिस पर भी दोनों हाथों से जोर से आंखें ठेप ली थी और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा रह गया था। मानो आशा थी कोई करिश्मा होगा, मचा लाएगा, कुछ न कुछ होगा और आखिर में सब ठीक हो गया। वहाँ खड़े चाहता था कि सांस रोकूं, लूँ बेजान हो जाऊं, एकदम रहूं या ही नहीं, कि इतने में इधर से उधर झपकती हुई माफी गद्दर कंठ की गुहार आई, प्रमोद। मैं नहीं बोलूँगा। प्रमोद कहाँ है। प्रमोद नहीं है। मैं प्रमोद को नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। अरे प्रमोद, ओ भैया प्रमोद। माँ की वाणी ऐसी थी कि मुझसे सहा नहीं गया। मैंने अपनी जगह से ही चीख कर कहा, क्या है। मैं नहीं सुनता। कहाँ है रे तू। तेरी बुआ बुला रही है।
मैं कोठरी से बाहर निकल आया, बोला ना चला ड्यूटी की ओर बंधे भाव से बढ़ता चला गया। बाहर आकर देखता हूँ कि सब तैयार है। पापा कह रहे हैं जल्दी करो, बुआ खड़ी है, मुंह पर घूंघट है, क्या मेरी ही राह देखती खड़ी है। मैंने पास आकर कहा, बुआ क्या है? वह फटक कर बोली, गले से लग गई और ऊंची आवाज़ से रो पड़ी। फूफा ने कहा, रेल का वक्त हो रहा है, चलो चलो। मैं उन्हें अपने कंधे से लगी ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया। वह मोटर में बैठ गए। मोटर ने थर की। फूफा ने समोध भाव से कहा, प्रमोद साहब, आधाव अर्ज है। मैं मानो घूंट पीता हुआ खड़ा था। मैं अब सांस लूँगा, बहुत कह चुका। मेरा मन दर्द से भरा हुआ था। यूँ तो यह कहानी आरंभ की ही है तो पूरी करती ही होगी। जीना एक बार शुरू करके मौत आकर छुट्टी न दे दे तब तक जीना ही होता है, बीच में छुट्टी कहाँ। पर मैं जरा सांस लेना चाहता हूँ। बहुत कुछ जो इस दुनिया में हो रहा है वह कैसे ही क्यों होता है, अन्यथा क्यों नहीं होता। इसका क्या उत्तर है? उत्तर हो अथवा ना हो, पर जान पड़ता है वास्तवित्व ही होता है। नियति लेथ बंधा है। एक बार अक्षर उसका यहाँ से वहाँ ना हो सकेगा। यह बदलेगा नहीं। वह विधि का यह विधान लेख किसी विधाता ने बताया है। उसका उसमें क्या प्रयोजन है, यह भी कभी पूछकर जानने की इच्छा की जा सकती है या नहीं? शायद नहीं। ज्ञानी जान कह गए हैं, परम कल्याणमय ही इस सृष्टि में अपनी परमात्मा खिलाकर विस्तार कर दी रखा है। मैं मान लेता हूँ कि ऐसा नहीं है। ना मानूँ तो जीऊँ कैसे? यह रह कर जी होता है। पुकार कर कहूँ कि हे परम कल्याणमय, तेरी कल्याणी लीलाओं को मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी रोने बिखलाने की आवाज़ तो चारों ओर से भरे कानों में भरी आ रही थी। यह क्या है जो जगदीशता तेरी लीला के नीचे? यह सब अघतनाथ है। लीला तेरी है। जीते मरने हम हैं। क्यों जीते क्यों मरते हैं? हमारी चेष्टा हमारी प्रयत्न है। क्यों है? पूछे जाओ, कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी उत्तर नीरव भापा से सदा मुखरित है। भीतर उत्तर है, बाहर भी यही सब। कहीं वही लिखा है, जो जानता है वह पढ़े, जो जैसा जानता है वैसा ही पढ़े। वह उत्तर कभी नहीं चूकता है। आखिर सृष्टि स्वयं में उत्तर ही तो है। अपने प्रश्न का और श्राप ही उत्तर है। उस पर उसे छोड़े। कहीं वह जो कहा जाता है, कहो कि जो है कर्म फल है। मैं उनका व्यर्थ प्रतिष्ठा के पीठ पर बैठा हूँ। वह कीमत है, प्लास्टिक है। हृदय वहाँ कहाँ है? यह वहाँ है, लेकिन वही सब कुछ मुझे उठाए हुए हैं। नामी वकील रहा, अब जज हूँ। लोगों को जेल फांसी देता हूँ। समाज में मानवीय है। इस सब के समाधान में चलो यही कहो कि वह कर्मफल है। लेकिन सच पूछो तो मेरा जी जानता है वह कैसा कर्मों का फल है। कामयाबा वकालत। और इस जजी के इतने मोटे शरीर में क्या राई जितनी भी आत्मा है? मुझे इनमें बहुत संदेह है। मुझे मालूम होता है कि मैं अपने को खो चुका हूँ, तभी सफल वकील और बड़ा जज बन सका हूँ। और वह मृणाल बुआ, लेकिन उस कहानी को तो अब कहना होगा, तभी कहूँगा। मेरा मन रह कर त्रास से भर जाता है। समाज की जिस मान्यता पर मैं ऊंचा उठा हुआ खड़ा हूँ, वह स्वयं किसी के बलिदान पर खड़ी है। इस बात को जितना ही समझकर देखता हूँ, उतना ही मन तिरस्कार और गिलानी से घिर जाता है। पर क्या करूँ, सोचता हूँ, उस समाज की नींव को उतरने से क्या कुछ हाथ आएगा? नींच ढीली होगी और ऐसा हाथ आने वाला कुछ नहीं है। यह सोच लेता हूँ कि और रह जाता हूँ। पर क्यों मैं यह नहीं जानता कि सब कुछ अपने को अपना है। समाज के ऊपर चढ़ बैठकर मैं उसे दबा सकता हूँ, बदल नहीं सकता।
उसके फलने फूलने का तो एक ही उपाय है, वह यह कि वह अपने में समाज की जड़ों में सींच दूं। आघात रहकर सच्चा बनो, झूठा बनकर नामवर होने में क्या रखा है। यूं वैसी नामवरी निष्फल है, व्यर्थ है, नीरी रेत है। आत्मा को खोकर साम्राज्य पाया तो क्या पाया, वह रत्न को गंवाकर धूल का ढेर पाने से क्या कमतर है। जीवन में एक बात तो नहीं है, दासियों बातें हैं, वे जीवे में ऐसी जगह बैठ गई है कि उमड़ती रहती है। उन पर आंखें मीचूं तो भी नहीं मिच सकती। वे मेरे भीतर अनुकूल वायु में कभी कभी ऐसी सुलग जाती है कि उसकी लौ के प्रकाश में देख उठता हूँ कि सच्चाई क्या है। तभी मेरी जजी मुझे श्राप दिखाती है और जान पड़ता है वही परविचना है, वही परविचना है। सच्चाई तो छोटा बनने में है, निबरा बनने में है, बलि बनने में है। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वह सब झूठ है। सच इतना ही है कि प्रेम का भार से भारी रहकर जो जीवन के मूल में बैठा है वह धन्य है, और गर्भ में फूला उसी जीवन की फूलगिरनियों पर झाँक रहा है और भूला है। लेकिन व्यर्थ की बातों में क्या कहूँ, इससे क्या फायदा है। ऐसे मन का दर्द हल्का ना होगा तो हल्का होकर वह दर्द सहा अधिक बन जाता है। वह भांति प्रेरक तो वह अवश्य ही कम हो जाता है। पूछता हूँ, मानव के जीवन की गति क्या लंबी है, वह अप्रत्यक्ष रोध है और अभी है यह तो मैं नहीं मानूंगा। मानव चलता जाता है और बूंद बूंद दर्द इकट्ठा होकर अपने भीतर मरता जाता है। वही सार है, वही जमा हुआ दर्द मानव की मानस मणि है। उसी के प्रकाश में मानव का गति पद उज्जवल होगा, नहीं तो चारों ओर गहन बना है, किसी और मार्ग सूझता नहीं है। वह मानव अपनी क्षुधा तृप्ता रोग द्वेष मन मोहले से भटकता फिरता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, पर असल में वह कहीं भी नहीं जाता। एक बार जगह पर अपने ही जुए में धंधा हुआ कूल्हे के बैल की तरह चक्कर मारता रहता है। इतनी उम्र चिताकर बहुत को मारने और बहुतों को जीते का दर्द देखकर अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वह यह है कि भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो। धन ना चाहूँ मन चाहूँ, धन मैल है, मन का दर्द इष्ट हो। मन का दर्द पीयूष है, सत्य का निवास और कहीं नहीं है। उस दर्द का संभार स्वीकृति में ज्ञान की और सत्य की ज्योति प्रकट होगी, अन्यथा सब ज्ञान ढकोसला है और सब सत्य की पुकार अहंकार है। जो होता है उसके लिए दोष मैं किसे दूँ। विधाता को तो दोष दे नहीं सकता, क्योंकि तनन में किसी प्रकार अपना धन्यवाद भी नहीं पहुँच सकता। दोष दूँ ही क्यों, अगर मेरे सामने मन के दोष उठे बिना नहीं रहता तो उसे मैं किसी को भी क्यों दूँ, स्वयं ही क्यों ना ले लूँ। मैं जान लूँ कि चाहे कुछ भी हो, हमारा दुख विधाता का ही दुख है, पर जो जगत की कठोरता वक्त इच्छापूर्वक अपने ऊपर उठकर चुपचाप चलते हैं और फिर समय आने पर इस धरती माता से लगकर मुझे भांति चुपचाप सो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनको अभागा नहीं कह लूँगा, पापी भी कह लूँगा, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बुआ का जो अंत हुआ उस पर मैं क्या सोचूं, मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। शायद जो हुआ ठीक इसीलिए हुआ, उसमें अब किसी भी उपाय से बदला नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो सोच ही करता हूँ कि जो प्रेम बुआ के अब हुआ उस पर। इसी के साथ हम लोग का ये उपन्यास यहीं पर विराम लगता है। अगला भाग में मैं इसको पूर्ण करूँगी त्यागपत्र को। तब तक के लिए लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगला उपन्यास में। यदि आप लोगों को मेरा वाचन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह उपन्यास
आप लोगों को कैसी लगी मेरे वाचन के द्वारा, और कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी और फिर मैं उस पर अपने आप को आप लोगों के द्वारा कुछ नए विचार से अच्छे करने की कोशिश करूँगी। और फिर कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जो गलत सही हुआ होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन आप लोगों का कमेंट का हमें वेट रहेगा। तो मिलते हैं अगली भाग में उपन्यास का। हमको लगा था एक ही भाग में पूर्ण कर देंगे, पर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगले भाग में मैं इसे ज़रूर पूर्ण करूँगी। तब तक के लिए लेती हूँ विदा।